नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंत है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम है कृपा अनंत है। भाई। हाँ भाई। हाय हाय। ईश्वर की असीम कृपा है, आप सभी भाइयों का साथ सहयोग, फेलोशिप की मदद है दोस्तों। परिवार की मदद, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, यही वजह है दोस्तों। आज के दिन शराब नहीं पिया हूँ और एक अच्छा आनंदी जीवन जीने का प्रयास शुरू है दोस्तों। सबसे पहले मैं संदीप भाई का और होप पाइनर और स्नेहांचल ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने आज मुझे यहाँ पर बोलने के लिए चांस दिया है। थैंक यू सो मच। एंटायर ग्रुप के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा सब कुछ चले जाने के बाद में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में फेलोशिप में आया हूँ। और शायद ये फेलोशिप नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये ईश्वरीय मैसेज मुझ तक आया और इस फेलोशिप में आकर मैं जिंदा खुद को पाता हूँ आज। क्योंकि सारी उम्मीदें जीवन जीने की होने के बाद मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं जीवित भी रह सकूंगा, या फिर ऐसे भी दिन जो आज मैं गुजार रहा हूँ ये दिन भी मैं कभी देख सकता हूँ। इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है दोस्तों। जो आप भाइयों का जो मुझे प्यार मिलता है, अब भाइयों की जो शेयरिंग से जो ताकत मिलती है, एकमात्र यही कारण है कि आज मैं जिंदा हूँ। ईश्वर की कृपा दोस्तों तब भी थी, आज भी है। क्योंकि ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होता। ईश्वर ने मुझे कब का ऊपर बुला लिया होता। लेकिन एक खास ग्रेटिट्यूड है इस फेलोशिप के लिए, आप भाइयों के लिए। अगर ये फेलोशिप नहीं होती तो मेरे जीवन में ये सब चमत्कार नहीं होता। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ, अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ, अपना आत्मचिंतन करता हूँ, तो समझ में आता है कि जो कुछ मेरे साथ में हो रहा था, शराब तो अपनी जगह पे थी, लेकिन मैं अपने शराब के पास मैं खुद जाता था। जो मेरे विचार जो थे, जो मेरी थिंकिंग थी, मेरी थॉट्स थे, ये थॉट्स कहीं तो भी दोस्तों मुझे वो शराब की तरफ लेके जाते थे। ये सारी बातें दोस्तों मुझे रिहैब में तो मुझे बता रहे थे कि ये डिसीज है, का को महामंत्र दिया है। लेकिन दोस्तों जब तक मैं उसको एक्शन में नहीं लाता था तब तक मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऑनलाइन के माध्यम से ही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, और मुझे कभी नहीं लगा कि मतलब मैं आज जो आज मेरी परिस्थिति है, ये इतनी अच्छी खुशहाल जिंदगी भी मैं कभी जी सकता हूँ, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कि कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ में शराब का पहला घूंट जीवन में आया दोस्तों। और जो उस शराब के घूंट ने जो मुझे आनंद दिया था, जो किक दी थी, जो मुझे लगता था कि शराब से मैं कुछ मतलब डेयरिंग वाले काम कर सकता हूँ, जो मैं कुछ बोल नहीं सकता वो शराब के नशे में बोल सकता हूँ, या नाच सकता हूँ, जो भी एंजॉयमेंट कर सकता हूँ मैं। तो ये कहीं तो भी एक मन में एक मतलब बैठ गया, एक फिक्स हो गया कि नहीं यार शराब तो अच्छी है। लेकिन ये सब मैं भूल चुका था कि मेरे घर में भी अल्कोहलिज्म का जो पार्ट था, जो मेरे पापा की वजह से मेरे घर में जो क्रैशेस होते थे, कभी कभार हमको गाली पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। ये सारा जब मैं बचपन से देखते आता रहता तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं शराब कभी इस कदर पीऊंगा। शराब तो पीने के लिए बनाई है, लेकिन मेरे पीने का तरीका, मेरे जीने का तरीका, मुझे कभी नहीं लगा कि एक अच्छा जो जिस जिंदगी से मैं उभर रहा था कि मतलब मेरे घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी कि मैं सब कुछ मुझे मिल जाए। क्योंकि जिस पोजीशन से मैं आज बाहर निकल रहा हूँ, मतलब बचपन से लेकर आज तक जो भी मेरे जीवन में समस्या आती रही है, आज भी समस्या है, जो भी मैं संघर्ष में जीवन जिया हूँ, मैं दोस्तों मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इस कदर एडिक्ट हो जाऊंगा। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी डे बाय डे ऐसी बनती गई कि मुझे मतलब थोड़ी सी बात पर मेरा कभी भी मेरा समाधान नहीं हुआ। तो मेरा स्वभाव बन गया था कि मुझे मोर एंड मोर की जो बीमारी लगी थी, चाहे वो पैसे रहो, चाहे वो शराब रहो, चाहे वो कुछ भी ऐसी बात रहो जो मुझे खाने की नहीं अच्छी चीज के ऊपर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऐसी मेरी जो पर्सनैलिटी बन गई। एक यही कारण था कि जो मेरे अंदर में स्वार्थ भरा था, जो सेल्फ सेंटरनेस था, सेंटरनेस था, कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था कभी भी। और हमेशा यही वजह मेरी बनती गई कि जो मेरे स्वभाव दोस्त
इस हवा-दोष की वजह से दोस्तों मैं कभी भी खुद को चेक नहीं कर पाया कि एक्चुअली हुआ है हम। लेकिन दोस्तों फेलोशिप में आया तब से एक-एक दिन के हिसाब से आज समझ में आता है कि मुझे कोई भी मानवीय शक्ति मेरी सहायता नहीं कर सकती इस बीमारी को रोकने के लिए। जो मुझे बताया गया है मीटिंग में आने के बाद, ये कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर, ये हायर पावर ही है मेरे जीवन में, जो मुझे एक-एक दिन के हिसाब से इस बीमारी को रोकने में मदद कर सकती है। क्योंकि इस यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि ये एक बीमारी है, ये पावरफुल, प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डिसीज़ है। इससे अगर मुझे एक-एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ना है इसको रोक के, तो मुझे वो परमपिता परमेश्वर, जो भी भगवान है मैं जिसको मानता हूँ, या इस फेलोशिप को अगर मैं उच्च शक्ति मानता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाइयों को अगर मैं अपना हायर पावर मानता हूँ, तो यही मेरे लिए काम करता है। क्योंकि दोस्तों जब कॉलेज लाइफ में मेरी शुरुआत हुई थी, उसके बाद में जब मैंने अपना मेडिकल स्टोर ओपन किया था 2003, तो मुझे कभी नहीं लगा कि वाप मैं शराब की फिर से वापसी करूँगा। कि कहीं तो भी एक छोटा-सा विचार आया कि यार अभी धंधा भी अच्छा चलने लग गया है। 31 दिसंबर 2003 में फिर से वो ख़्याल आया दोस्तों कि हम लोगों ने गेट टुगेदर पार्टी करने का एक 4 डॉक्टर, हम 2 केमिस्ट, 2-3 एमआर, ये हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग बस एन्जॉय के लिए पार्टी करें। दोस्तों फिर से दोबारा जब मैंने शराब ली, तो कहीं तो भी पुराने दिन ताज़ा हो गए कि यार कभी-कभार लेने में क्या हरकत है। डॉक्टर भी पीता है, हमारा मेरे बाजू का जो केमिस्ट है वो भी पीता है। तो इतने सारे बड़े-बड़े एमआर लोग पीते हैं, अच्छे सेमिनार में हम लोग एन्जॉय करते हैं। मेरे लिए भी कोई हरकत नहीं, यही सोच के मैंने वो लिया था। उसके बाद में दोस्तों कभी-कभार लेना 3 महीने में, 4 महीने में, ऐसा ही था। ऐसा कुछ रेगुलर बेसिस पे नहीं था। लेकिन पता नहीं अ, वीकली मेरा चौका भी चलता था। फिर उसके बाद में मैं रोज़ नाइट में काउंटर पैक मारने के लिए बाजू में मेरी दुकान की बार थी। वहाँ जाके जाके फटाक से काउंटर पैक मारता था साढ़े 8 9 बजे और आके दुकान में बैठ जाता था। फिर 10 साढ़े 10 बजे मैं दुकान बंद कर देता। तो कुछ दिन तक यही चला। उसके बाद में तब भी सब कुछ ठीक था, 2-3 साल तक। उसके बाद में जब शराब मेरी सुबह मुझे शराब की गरज पड़ने लगी कि मुझे लगता था कि यार अभी हैंगओवर हो रहा है तो थोड़ा वो अभी ले लेना चाहिए, या कुछ घर में तू-तू मैं-मैं हो गई। तो जाके फटक से काउंटर पैक मार के फिर दुकान में, मतलब दुकान खोलने के पहले शराब पी लेता था। दुकान में नौकर थे तो उनकी तरफ चाबी देके मैं जाके काउंटर पैक मार के थोड़ा पेपर पढ़ लेता था बाहर बैठ के, साफ-सफाई होने के बाद दारू पी के दोस्तों दुकान में कर देता था। यही सब कुछ साल तक चलते गया, घर में पता तो लग गया था कि ये शराब पी रहा है करके। लेकिन ऐसे कोई घर में मतलब उनको नहीं लग रहा था कि इसके हाथ से कुछ जाएगा। मतलब किसी से गाली-गलौज नहीं होती थी, किसी से झगड़ा नहीं होता था। लेकिन जब मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, जब मुझे वहाँ का लीडर बनाया गया, तो गाँव का मैं शहर प्रमुख बन गया था। तो तब जाके दोस्तों मेरे में जो ग्रैंडिसिटी आ गई थी, बड़प्पन लोगों को दिखाना, कि अनंता देखो कितना बड़ा हो गया है, किस कंडीशन से निकला, सारी चीज़ें भूल गया दोस्तों। बचपन में मैंने जो-जो काम किए थे अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, सारी चीज़ें मैंने फटाक से मैं भूल गया और एक ईगो ऊपर आ गया। और वही बड़े लोगों में बैठना, पार्टियाँ करना, दावे पे खाना, तो मतलब जो भी सभाएँ होती थी, स्पीच होती थी, उसमें जाना। और मैं जब भी मैं स्टेज पे बोला, मैं हर बार दारू पी के ही बोला। मुझे कभी भी याद नहीं आता कि मैं कभी भी होश में स्टेज पे कभी भी भाषण दिया होगा। हर बार मैंने दारू पी के ही कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन लिमिट में रहता था। ऐसे करते-करते शराब दोस्तों सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम शुरू हो गई। उसके बाद में मेरे बाजू में जुआ चालू किया, जुए पे भी जाके बैठना। ₹5-5 से शुरुआत हो गई थी दोस्तों जुए की, ऐसे एन्जॉयमेंट के लिए हम लोग टाइम पास करने बैठे, लेकिन वही जुआ फिर बाद में हम लोग वहाँ से उठकर हम जंगल में जाने लगे। फिर वो साथ में शराब की बोतल, चखना, पानी, सब कुछ मैं अपने साथ कैरी करता था। जो भी लोग रहते थे उसमें से कुछ पीने वाले, कुछ नहीं थे, और यही सब मेरा बढ़ता गया। आखिरी में दोस्तों ऐसी परिस्थिति आ गई कि दुकान की तरफ मेरा ध्यान हट गया, और जो पार्टी के पेमेंट्स होते थे, वो पेमेंट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। क्योंकि जो भी पैसा आता था मैं जुए में हार जाता था। मुझे नहीं लगता कि मैं जुए में बहुत कुछ जीता। शायद 100 बार जुआ खिलाऊँगा तो हार्डली 4 या 5 बार जीता होऊँगा मैं, बाकी 95% तो मैं हारता ही गया। तो धंधे के पैसे जुए में लगाना, हारना, लॉटरी खेलना,
और वो फिर गिल्ट में शराब पीना या खुशी में शराब पीना, लोगों को बड़प्पन दिखाने के लिए उनको बार में लेके बैठना, ये यार अनंता के पास सब कुछ है यार पियो। तो ये सब मैं जो कर रहा था, मतलब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। तो तब तक तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मेरी दुकानदारी मुझे बंद करने की नौबत आई, क्योंकि तब मैं पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका था, और मेरे घर वाले ने मेरा सपोर्ट करना, मुझसे ठीक से बात करना भी बंद कर दिया था। बात बात पे मेरे झगड़े होते थे। तब तो मेरी माँ नहीं थी, मतलब तब मेरी माँ थी जिंदा। उसके बाद में जब मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद में भी मेरा ये सिलसिला 2-3 महीने तक रुका, फिर से शुरू हो गया। और उसके बाद में दोस्तों ऐसे झगड़े में एक दिन दोनों का झगड़ा हुआ था, और मैं ससुराल चले गया था। उस वापस मैं ससुराल में था, और उसी दिन मुझे रात में फोन आया गया कि तेरी माँ अटैक से चले गई। उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी उस दिन। मैंने उसको दोपहर को फोन किया था कि मम्मी बोला दवाखाने में जाके आई क्या? नहीं बोले, तो दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं है, बोले अभी काम कर रही हूँ, अच्छा है, तो सब कुछ ठीक है। तो उस दिन मेरे पापा भी घर पे नहीं थे, ड्यूटी गए थे वो। मेरा छोटा भाई आया था उस दिन, जो बाहर पढ़ता था। मेरी माँ और छोटा भाई था, एक भाई और बाहर पढ़ता। तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि माँ चली गई करके। बस मुझे इतना ही बोला गया कि वो सीरियस है और तू जल्दी से आ जा। तो रात को ही हम लोग दोस्तों वहां से निकले, और सुबह सुबह घर में पहुंचा। तो वो माहौल देखा। मैं तो ससुराल में दारू नहीं पीती, तो उनको मालूम था भले, लेकिन मैं दारू नहीं पिया था वहाँ। उसके बाद में फिर एक दोस्त को फोन किया, बोला यार मुझे बहुत बेकार लग रहा है, मुझे किसी को भी लग रहा है। और वो एक बहुत सारी गिल्ट जो पश्चाताप लेकर मैं मुझे फिर शराब पीने की इच्छा हुई, तो उसने मुझे शराब ला के दी। एक दोस्त पी लिया, और माँ को अपने गोद में लेके बैठ गया। शराब की तो बदबू आ रही थी, सब लोग बोल रहे थे तेरी माँ चली गई और तू यहाँ पे शराब पी के बैठा है। बस एक मैंने 90 मारा था, लेकिन शराब पी के था मैं। सब लोग को देख के सब रो रहे थे, मैं भी शराब के नशे में रो रहा था। सब कुछ हुआ। उसके बाद में मेरे पापा और ज्यादा अल्कोहलिक हो गए, क्योंकि वो मेरा और पापा का भी पड़ता नहीं था। घर पे मेरी बीवी से झगड़े होने शुरू हो गए, और एक गिल्ट महसूस होती थी कि यार जिस माँ के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, आज वो चली गई। आज जाने के बाद मुझे इतना रोना आ रहा है कि क्या करूं मैं। तब मैंने शराब को अपना सहारा बना लिया दोस्तों। उसके बाद में मैंने पिताजी को घर में थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प के लिए बोला, लेकिन पिताजी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मैं तुझे अभी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुझे जो भी मदद देना था दे दिया। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुझे दुकान कैसी चलानी है, बंद करनी है, क्या करनी है देखा। दोस्तों दुकान में मेडिसिन स्टॉक नहीं होने की वजह से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वापस जाती थी, और मुझे आखिरी वक्त ऐसा आ गया कि मुझे दुकानदारी बंद करने के बाद में दोस्तों मेरा जो उधारी का जो खाता था वो पूरा 2-3 लाख के उसमें था। कोई पैसे नहीं दे रहा था, फिर किसी से शराब के लिए 100 रुपए 200 रुपए मांगना, बाकी सारे पैसे डूब गए। और ऐसे हालत में पहुंच गया था कि अच्छा खासा एक फार्मासिस्ट, अच्छा खासा दुकानदार, और बस बाकी फिर जो मैं जिस पॉलिटिक्स में था, वो लोगों ने भी मेरे पर कर दिया कि कोई किसी का नहीं होता। ये बात जब दोस्तों जब समझ में आया, उसके बाद में मेरी जिंदगी की जो बर्बादी थी वो सही मायने में शुरू हुई। क्योंकि दुकानदारी बंद होने के बाद इनकम सोर्स बंद हो गया। पैसे घर में जो पापा लाते थे, मेरी वाइफ, हम लोग उसी घर में रहते थे। लेकिन मुझे भी लगा कि यार मुझे कुछ कमाना चाहिए। फिर चंद्रपुर में आया। चंद्रपुर में मैं ना जॉब सर्चिंग एक दोस्त के रूम पे रहा। मेरा भाई भी वापस चंद्रपुर में आ गया। तो उसके बाद में मुझे जॉब मिला, और अच्छा खासा जॉब मिला, और जो भी मेरे पास सैलरी भी अच्छी थी, और सब कुछ सही हो गया मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन मेरा जो स्वभाव है, जो मैं एक्सपेरिमेंट करने की जो मेरी वृत्ति है, जो मेरा कैरेक्टर है, तो 2-3 महीने बाद फिर से मैंने शराब शुरू कर दी। मेरी वाइफ मेरे टच में थी, उसको मालूम था कि अगर शराब पिएगा तो इसने तो पहले दुकानदारी पूरी तरह से बर्बाद कर दी, अगर ये नौकरी भी आज से है तो हम रोड पे आ जाएंगे। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया दोस्तों। उसने गोलियां डालना ये सब खाने में, शराब से दूरी करने में मुझे, मतलब उसने जिसको जहां जहां पता चलता वो मुझे वहां वहां लेके गई। लेकिन दोस्तों कुछ असर मेरे पे नहीं हो रहा था। मैं बहुत चाइना बेवड़ा हूँ, मेरे में ज्यादा अकल भरी। तो मैं वो कुछ गोलियां नहीं खाता था, कुछ वो जो बोलते थे करने के लिए वो सब नहीं करता था। लेकिन आखिरी टाइम में जब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी अभी तबीयत की वजह से मेरी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि हाथ पैर हिलना जब शुरू हो गया,
तब मेरे मैनेजर ने भी मुझे बोला था कि देखो अनंता भाई, आप या तो शराब बंद करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप नौकरी को छोड़ दो आप। तो मेरी वाइफ की वो गोलियाँ डालना चालू था। तो उस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं यार, अब बस बहुत हो गया। फिर वाइफ को लेके मंदिर में गया, एक खेड़ा गाँव है, वहाँ पे उनकी दरगाह पे उनकी रोज श्रद्धा थी, मुझे वहाँ पर भी लेके गया, मैं वहाँ पे भी गया। उसके बाद में उस दिन से दोस्तों मैंने शराब नहीं पी, तो कम से कम मैंने 3 साल 2 महीने तक मैं शराब से दूर था। अभी हुई हुई इसमें मैंने चंद्रपुर में हम तीनों भाई मिलकर एक प्लॉट भी लिया, अच्छा खासा 9-10 लाख। मेरा प्लॉट भी हो गया, आज वही भी प्लॉट है, उसका भी प्लॉट लिया था, जो मैंने वो प्लॉट गान क्या बोलते उसको गिरवी रखा, और वो प्लॉट के सारे पैसे से अब फिर से मैंने जब शराब शुरू हो गई तो दारू पी लिया। सब कुछ सही नजर मुझे आ रहा था, लेकिन दोस्तों मुझे तब ये नहीं सब पता था कि रिहैब सेंटर क्या होता है, अल्कोहल एनोनिमस मीटिंग क्या होती है। मेरे तरफ में ये मैसेज 2016 में आया था, लेकिन मैंने वो मैसेज को नहीं लिया। मुझे नहीं लगता था कि मुझे मीटिंग की जरूरत है, या मैं मीटिंग मुझे करनी चाहिए, या मीटिंग एक्चुअली होती क्या है। वो भाइयों ने मुझे समझाया था, मेरे घर पे आए थे, मेरे वाइफ ने शायद उनको बुलाया था, लेकिन मैं इतना शराब में डूब था कि मैंने वाइफ को उनको गाली गलौज करके उनको वहां से भगा दिया। और उसके बाद में दोस्तों मेरी वाइफ कभी भी अल्कोहलिक सेनाई में कोई भी मेंबर को फोन नहीं किया उसने, क्योंकि मैंने उसको उसी तरह से गाली दी थी कि मैं बोला देख, इसके बाद में ऐसा कोई अगर इंसान हमारे घर में आता है तो तेरे लिए उस दिन मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद में ना बहुत ही खतरनाक रूप से मेरी और शराब शुरू हो गई। 2017 में मेरी नौकरी भी चली गई, और खाने पीने के लिए मोहताज हो गया, बच्चे की फीस नहीं भर सकता था, और मेरी वाइफ तो कुछ भी काम नहीं करती थी तब। ससुराल से जो भी मदद मिलती थी उसके भरोसे हमारा घर घर चलता था, लेकिन वो भी कब तक। 2017 में हमारी मीटिंग हो गई और उन्होंने बोला कि अभी तुम घर पे चले जाओ, घर में रहो, किराया देने की जरूरत नहीं, गाँव में जाके छोटा मोटा काम कर लो, 10-15 हजार तो आपको कोई भी देगा, आपका एक्सपीरियंस है अच्छा तो। मैंने फिर दोस्तों जिस शराब वाले की मेरी उधारी बाकी थी उसकी मेरी गाड़ी लटका दी, क्योंकि वो सब लोग मुझे बोलते, हमारे सब बोलते थे, सब अच्छा रुतबा रहा एक इमेज। लेकिन नौकरी जाने के बाद, सब कुछ चले जाने के बाद में उसने मेरी गाड़ी उन्होंने रख ली, बोले कि जब पैसे लाओगे तो गाड़ी लेके जाए। पैसे तो कोई दे नहीं रहा था दोस्तों, एक बार मेरे भाई ने दिए थे, मैंने वो गाड़ी छुड़ा के घर लेके जा रहा। उसके बाद में फिर नहीं जमा मुझे वो गाड़ी वापस का, लेकिन मैंने उनको बेच दी वो गाड़ी। जो भी पैसे आए थे उसकी कुछ पैसे घर में देके, बाकी जुए में और शराब में मैंने सारे पैसे उड़ा दिए। उसके बाद में गाड़ी किए हमने। फिर मेरी वाइफ ने बोली कि अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, बच्चे की छुट्टियां लग गई, वो स्कूल की फीस भी भरनी थी, वो रिजल्ट देने को तैयार नहीं थी। जब तक फीस जमा नहीं करोगे बोले तब तक आपको रिजल्ट हाथ में नहीं मिलेगा, टीसी नहीं मिलेगी। तो हमने वो टीसी और वो सब उधर ही रखा। फिर हमने एक गाड़ी बुला के सामान भर के घर पे गाँव में चले गए। तो जून जुलाई का ही महीना था, वो बारिश शुरू थी, बूंदा बूंदी शुरू थी, घर के सामने गाड़ी लगा दिया, और पिताजी और भाई को बोला कि मीटिंग में उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हमको इसको रूम देंगे और इसमें वो रहेगा। लेकिन घर में जाने के बाद मेरे पापा शराब पी के थे, और उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि नहीं, इसका इस घर में कोई वास्ता नहीं इस घर से, तो हम लोग इसको यहाँ नहीं रख सकते। अगर ये इस घर में आ गया तो इस घर की और बर्बादी होना निश्चित है। तो मेरी वाइफ भी फिर तू तू मैं करने लगी पापा से, मैं भी तू तू। हमने सब कुछ मैंने वहाँ पे प्रयत्न किया, प्रयास किया कि संता मुक्ति वालों को बुलाया, पुलिस वाले को बुलाया, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। सिर्फ बच्ची को लेके, बीवी को लेके आ जाओ, सामान इतना गाड़ी में टेम्पो भरा था। फिर मेरा एक भाई चचेरा भाई वहाँ पे आया, उसने बोला ठीक है अनंता, कोई बात नहीं, आज तेरे ऊपर में दिन है, आज तेरे घर वाले सगे होकर तेरे को नहीं रख रहे, तो कोई बात नहीं, तेरी अगर सुधरने की इच्छा है और ईमानदारी से तू शराब से दूर होना चाहता है, तो मैं तेरे को अपने घर में कुछ दिन के लिए रख सकता हूँ। दोस्तों उन्होंने 15 दिन अपने घर में रखा। तब तक मैंने जॉब सर्चिंग कर ली, मुझे मेडिकल स्टोर में एक फार्मासिस्ट का जॉब मिल गया, उसके ही एक वो हमारे बाजू में उसका घर था, वो क्वार्टर में रहता था। तो वहाँ जाने के बाद दोस्तों 15 दिन मैं वहाँ पे रहा, और उसके बाद में एक दोस्त के घर में 15 दिन रहा, 1 महीना तक हमको रूम मिलने तक हमको सहारा मिल गया। उसके बाद दोस्तों मेरे को अच्छा जॉब मिल गया, मैं बिल्कुल बस का मैंने पास निकाल लिया, और बस से आना जाना करता था, सब कुछ सही चल रहा था बिल्कुल। मेरे वाइफ ने भी मुझे उस दिन वार्निंग दी थी कि ये आपके लिए आखिरी मौका है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि अब आज के डेट में देखो, आपके सगे पिताजी ने सगे भाई ने घर में नहीं रखा, छोटी बच्ची को लेकर हम लोग कहाँ घूमेंगे।
ससुराल वाले भी बोला कि देखो जब भाई बहुत जो हो गया सो हो गया, अभी इसके बाद में शराब से दूर रहने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये सब आपको ही देखना है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में 2-3 महीना में अच्छा रहा। फिर एक दिन मेरा मालिक से पैसे लिया, बोला वो किराना सामान और सब्जी का लेके जाने का, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो वही पैसे लेकर मैं जब बस से उतरा नीचे, तो मेरे दोस्त लोग मिल गए, अरे मतलब बोले आजकल कहाँ है, दिख रहा नहीं, गाँव में तो वापस आ गया। मैं बोला कुछ नहीं, अभी सब्जी का लेता और घर जाता। सर चलना, बोले बहुत दिन अभी हम लोग बैठे नहीं, कितने साल हो गए। नहीं यार, बोला अभी मुझे घर जाना है, मैं नहीं पी सकता बोला। उन्होंने फोर्स करने के बाद में मेरे भी इच्छा होगी, मैं चलो थोड़ा चिकन वाले को ऑर्डर दे दिया। तो उनके पास जाके देसी के पौवे लिया हमने, 2 पौवे लिया मैंने भी। उनके साथ पहले उनके किया, फिर मेरे पिलाया, फिर एक पौवा पार्सल लिया। और जो मेरी वाइफ मुझे फोन कर रही थी कि घर कब आओ रहे, घर कब आ रहे। दोस्तों मैं 1-1.5 घंटे के बाद घर पहुंचा, और उसने जो मेरा रूप देखा, क्योंकि शराब पीने के बाद में आदमी पहचान नहीं जाता कि इसकी शराब पिएगा, उसकी समझ गई। उसके बाद में जो हल्ला मचाया, उसने जो बॉटल मेरी जेब में थी वो फोड़ दी, मटन जो लेके गया था चिकन वो फेंक दिया। फिर हमारा झगड़ा शुरू हो गया, फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई, बच्ची भी रो रही थी। मैं उनको सिर्फ देख रहा था। मैं उतना तो नहीं पिया था, लेकिन फिर भी 1-1.5 क्वार्टर तो पी के था मैं। फिर उसने मेरे घर में फ़ोन किया, मेरे भाई को फ़ोन किया, अपने घर में फ़ोन किया कि इनकी ये आदत फिर से शुरू हो गई, तो फिर क्या होगा? सब कुछ बर्बाद होने के बाद हम लोग यहाँ पे किराए के मकान में रह रहे हैं। उसके बाप ने घर में नहीं रखा, भाई ने नहीं रखा, फिर भी ये इंसान सुधर नहीं रहा है। तब क्या करें? मैंने उसकी दोस्तों हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी, उसको समझाया, लेकिन वो समझने के मूड में नहीं थी। दूसरे दिन मैं उठा और थोड़ा-सा तो सर में दर्द हो रहा था, फिर भी मैं दुकान चले गया। वाइफ ने डब्बा-डुब्बा कुछ नहीं दिया, दुकान में गया तो मुझे वही बहुत कैसे तो भी लग रहा था, मेरा काम पे ध्यान नहीं लग रहा था। एक कल की रात की जो शराब पी थी, मेरे मालिक ने भी पूछा कि अनंता क्या हो गया? तेरा चेहरा बता रहा है बोले कि तूने शराब ली होगी करके। नहीं भैया बोला, मैंने उनसे झूठ बोला कि नहीं शराब नहीं। उन्होंने मुझे पहले वार्निंग दी थी, अगर तेरा काम तो बहुत अच्छा है अनंता, लेकिन जिस दिन तू शराब पिएगा और मुझे वैसा पता चलेगा कि अब दुकान में भी शराब पी के अगर कभी आएगा तो हम मैं तुझे भगा दूंगा। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैंने कुछ दिन के लिए बंद कर दी। फिर मेरा ऐसे चलते गया, 2-3 महीना बंद, फिर 4 महीना बंद, 6 महीना बंद, फिर और शुरू। तो यही नाटक चलता गया, तो मेरे को मालिक ने एक दिन दुकान से निकाला। कोई वैल्यू नहीं अनंता तेरी एक्सपीरियंस की और तेरी पढ़ाई की, बोले जब तू शराब को दूर नहीं कर सकता बोले तो तू दुकान में नहीं रह सकता बोले। मैंने उसके हाथ पर जोड़े, भैया बोला मैं, मेरे पास दूसरा काम नहीं है, मैं परिवार को लेके आया हूँ, तो आपको पता है बोला। देखो अनंता, बोले मैंने तेरे को 2-3 चांस दे दिए हैं बोले, अभी मैं तेरे को चांस नहीं दे सकता बोले। दोस्तों उन्होंने मुझे, मेरी वाइफ को भी दुकान में बुलाया, मैं भी गया, मैं भी दुकान में गया। मेरा सारा जो हिसाब था मेरे हाथ, मेरे वाइफ के हाथ की पैसे दे दी। तो भाभी बोले आज के बाद में ये हमारी दुकान में काम नहीं कर सकता। मेरी बीवी के आंख में आंसू आ गए, मेरे भी आंख में आंसू आंसू थे कि कैसे करूँ क्या करूँ। दोनों भी वापस आ गए बस में, और बस में हमारी कागजात शुरू हो गई थी। ये सब तुम्हारे वजह से हो गया, मैं वाइफ को ब्लेम कर रहा था कि ये सब तेरे वजह से हो रहा है, किट 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 लगा के रखती है इसलिए मुझे शराब पीना पड़ता है। तू समझ नहीं रही है, मैं शराब से दूर रहा तो भी तू किट किट करती है। तो सब सारी ब्लेमिंग में दोस्तों मेरे वाइफ के ऊपर कर रहा था। मेरे घर वालों को दोष दे रहा था, उनको बोल रहा था कि साला मेरे भाई की लड़की मेरे बाप के लिए, वो उनकी एक नातिन है, और मेरी जो बच्ची है वो अनाथ है, उसकी तरफ कोई देखते नहीं, उसका कोई ख्याल नहीं रखता। तो ये एक रिजेंटमेंट, एक गुस्सा मन में, बहुत चिड़चिड़ाहट घर वाले के प्रति तब से शुरू हो गई। और दोस्तों उसके बाद मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। उसके बाद में दोस्तों 1 साल तक मेरी वाइफ मेरे साथ में थी। 17 में मैं गांव में आया था, 18 में सितंबर तक, 15 सितंबर में, जो 15 तारीख को मेरे वाइफ का बर्थडे था। तो उस दिन तो मैं तो, मेरे पास तो जॉब था नहीं, और मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सका, बस उसको मंदिर लेके गया था, और उसको घर में छोड़ने के बाद फिर जाके खाना लेके आता करके गया, और दारू पी के घर। उसके बर्थडे के दिन दोस्तों मैंने उसको मारा। तो वही उसका गुस्सा, वही उसकी पागलपन की अवस्था हो गई थी कि जैसे मेरी माँ की हो गई। तो उसने भी ठान लिया दिल में, मतलब चुपचाप कोने में बैठ के रोती रहती थी, कुछ शेयर नहीं करती। और मैं अपने धुन में रहता था। मेरी बच्ची मेरे तरफ देख के डर जाए तो उसके पास भी लेने जाऊं तो वो रोती थी, डरती थी, एक सहम सी जाती थी कि मेरे पापा मेरे साथ में मेरे को मारेंगे या फेंक देंगे। उसको मैंने 1-2 बार फेंका भी था। तो उसको, मैं उसका बाप हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने पागलपन में था कि मुझे कुछ रिश्ता ही मुझे याद नहीं रहा कि मैं किसी का बाप हूँ किसी का।
पति हो, किसी का बेटा हो, सब कुछ भूल गया था मैं। तो उसके 2 दिन बाद दोस्तों मेरी वाइफ ने, मुझे काम तो नहीं था, मैं बस सवेरे तैयार होके मतलब नहा धो के भगवान की प्रेयर करके बढ़िया टीका लगा के जाता था, चौक में जाके बैठता था। ऐसे हिलते-हिलते जाता था, हाथ पैर हिलते थे पूरे, तो आ जाके किसने 90 पिला दी। कोई बोलता था, "अनंता इसकी दवाई बता, उसकी दवाई बता।" तो पेन लिखने के लिए भी मेरा हाथ नहीं चलता था कागज़ पे। तो वो लोग फिर मुझे 90 पिलाते थे, "ठीक है अनंत, अभी तो हाथ चलेगा ना, लाओ।" फिर मैं उनके पैसे लेके जाता था, मेडिकल वाले मुझे डिस्काउंट देते थे। डिस्काउंट वाले पैसे बचा के फिर से मैं उससे दारू पीता था। तो यही मेरा 2-3 दिन मैंने किया, तो मेरी वाइफ को फिर समझ में आ गया कि आदमी के पास आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आदमी ये दारू कहाँ से पी रहा है। 1-2 बार उसने मेरा पीछा भी किया, मेरे दोस्तों को भी उसने झाँपा, लेकिन बाकी लोग क्या करते थे, जब मुझे पीने की आदत पड़ी है, जब मैं शराब को रोक नहीं सकता था, मैं शराब को ढंग से पी भी नहीं सकता था, तो मैं क्या कर सकता था। तो इस दोस्तों उसके बाद में दूसरे दिन उसके घर से फ़ोन आया है, वो महालक्ष्मी आई करके, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन करके अपने अकाउंट पे पैसे मँगाए, पैसे भेजे और मैंने वाइफ को वो पैसे दिए, कुछ मेरे पास रखे। फिर वो कंडीशन में भी उसने वाइफ ने मुझे ₹1000 दिए कि ये तुम रखो, घर पे रहते हो, चीज़ें खाने-पीने की लगेगी तो ये तुम्हारे पास रखो। ये बोल के मेरी वाइफ गई। जाने के बाद 4-5 दिन के बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि अभी बच्ची की स्कूल जा रही है, तो क्यों नहीं आ रही? तो उसने मेरे को सीधा फ़ोन पे बोल दिया कि अभी तुमने वापस आने के लिए रखा है क्या? तब मैं पिया नहीं था, मैं अच्छा ही था, घर पे ही था। तो थोड़ा मन में एकदम डर सा एकदम महसूस हुआ कि क्या होने वाला है अभी? तो फिर उसने मेरे ससुर जी को फ़ोन दिया, तो मैंने उनसे बात कर ली, तो उन्होंने सीधा बोल दिया, जवाई बोले, "आपको हमने बहुत समझाया, जहाँ-जहाँ लेके जाना था हमने वहाँ लेके, हम लोग अभी थक गए" बोले। "हमारी बेटी का हम वहाँ रह के कब कब क्या कर लेगी उसका कोई भरोसा नहीं" बोले। क्योंकि उसने मेरी वाइफ़ ने मेरे को तो उसने ओढ़नी से कितने बार, जो चुदरी बोलते हैं ना, उससे 2-3 बार मेरे गले को उसने लटकाया था मुझे कि मैं मतलब तू खुद तो भी मर जा, नहीं तो हमको भी मार डाल। ये मेरी वाइफ़ मुझे बोलती थी। लेकिन दोस्तों मेरे में तो हिम्मत नहीं थी किसी को मारने की या मरने की। लेकिन उसने भी एक बार खुद को लटकाने की कोशिश की, तो ये तो जो बात थी मेरे ससुराल में, मालूम कि मेरी बच्ची का अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो इस बेवड़े को तो कुछ फ़र्क गिरने वाला नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची मेरे हाथ से जाए। उन्होंने नहीं भेजा दोस्तों, उसके बाद में मेरा फ़ोन कॉन्टैक्ट बंद हो गया और मैं जिस बच्ची की याद आती थी, मैं फ़ोन पे उससे बात करने की कोशिश करता था। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, मैं दूसरे नंबर से कॉल करता था, लेकिन मेरी वाइफ़ ने मेरे से कभी भी बात नहीं की। मेरी साली, ससुर जी या मेरी सासू माँ, यही लोग बात करते थे। उसके बाद में मेरी शराब इतनी मात्रा में बढ़ गई कि मैं सही मायने में शराब पीकर रोड पे गिरने लग गया। तो कुछ लोग मेरे पापा को, मेरे भाई को फ़ोन करते थे, तो वो उठा के मेरे को मेरे रूम में, जो मैं किराए से रहता था, वहाँ पे मुझे जाके बेड पे डाल देते थे और दरवाज़ा खटखटा के चले जाते थे। पिताजी आए तो कभी दरवाजे पे डब्बा लटका के रख देते थे कि ये कम से कम होश में आएगा तो कुछ खाएगा तो ज़िंदा तो रहे। इसके अंदर शराब बढ़ के मेरे भाइयों को समझ में आ गया कि अभी ये मरने वाला है। तो मेरे छोटे भाई को, जो नागपुर में रहता है, उसको फ़ोन करके बुलाया मेरे पास, तो दोनों भी आए। "ये सुधरने का है क्या? तेरे को शराब छोड़ने का है क्या?" तो मैंने बोला, "हाँ, छोड़ने का।" तो मेरे को फिर रिहैब सेंटर में डाले चंद्रपुर में। वहाँ जाने के बाद वो मैंने 40 दिन का वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, फिर अच्छा खासा होके उसके बाद वापस आया। फिर मेरे भाई ने वही मेडिकल में गया जहाँ पे मैं नौकरी करता था। उसको बोले कि भैया इसको एक चांस दे दो, अभी ये शराब नहीं पी रहा है। ठीक है बोले, तुम बोलते हो तो मैं इसको चांस देता हूँ। दोस्तों बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवा 2 महीने हो गए होंगे शराब से दूर था। फिर एक दिन ऐसे संगत में जो भी मुझे बातें बताई जाती थी, वो कुछ भी मैं फॉलो नहीं करता था, कुछ भी चीज़ें एक्शन में नहीं लाया। जैसे जीवन में शराब आ गई, उसके बाद फिर से वही नाटक चालू हो गया। इधर गिरना, उधर गिरना, वो मालक ने फिर से दुकान से निकाल दिया। उसके बाद में दोस्तों मेरी मतलब अभी करूँ तो क्या करूँ? मतलब एंग्ज़ायटी के थॉट्स आ रहे थे। मेरे पापा ने, मेरे घर मालिक ने मुझे बोला कि भाई तू शराब छोड़ नहीं सकता, कुछ काम-धाम नहीं कर रहा, तो अपना बोरी-बिस्तर जो भी तेरे को लगता है वो ले ले और बाकी सामान मैं जब पैसे देगा तो सामान लेके जाना। उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चंद्रपुर में फिर वापस आया, वहाँ पे कुछ देर मेरे भाई ने मुझे रूम करके दी, एक जगह पे मुझे फिर से फार्मासिस्ट का जॉब लग गया, फिर मैं वो जॉब करने लग गया। लेकिन फिर दोस्तों मेरे जैसे बेवड़े का वही हालत हो गई, फिर से वो दुकान में चांडक जैसी इतनी बड़ी दुकान में मुझे जॉब मिला था। पेमेंट भी अच्छा खासा था, 15-16 हज़ार रुपए, लेकिन वो दोस्तों मैं वो भी नहीं कर पाया। उसके बाद में जो मेरी बर्बादी शुरू हुई फिर से,
तो वो मकान मालिक ने बोले किराया दे, नहीं तो वापस मेरा काम, अच्छा होगा मेरा कुछ एडवांस दे के इससे मुझे वहाँ से निकाल दे। फिर मेरे भाई ने बोला घर पे वापस नहीं आना, तो कोई नहीं मुझे घर पे नहीं रखता था, मतलब किसको भी फ़ोन किया रिश्तेदार को, तब तक के तो मैं पूरी तरह से बेहाल हो गया था। तो फिर मैं करूँ तो क्या करूँ? तो फिर एक दोस्त की खाली रूम थी, वो भी बेवड़ा था, मैं भी बेवड़ा था। तो फिर बहुत सारे मेडिकल मैंने ढूँढा जॉब के लिए, लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ। फिर मैं बोला साला खाली के लिए रहूँगा तो फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो 10-20 रुपए के लिए जो भी कुछ काम मिलता था वो 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए काम करता था। और वही कहीं पैसे से 10-20 रुपए के गुपचुप खाना और 50 रुपए की 90 मारना, देसी का जो 90 आता था वो पीना। वैसे मैंने दोस्त से कम 4-5 महीने निकाला, और मतलब वो दोस्त के साथ रहना। उसके बाद में इधर-उधर भटकना, सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। बस ईश्वर ने ज़िंदा ज़िंदा रखा, बस यही मेरे लिए था कि कभी ईश्वर की जो छत्र छाया में था मैं, उसने मुझे कभी मायूस नहीं किया। इधर-उधर भटकना शुरू हो गया, कहाँ-कहाँ मैंने काम नहीं किया, बर्तन धोने से लेकर, लैट्रिन साफ करने से लेकर, खेत में भी जाके मैंने खेत का भी काम किया। सिविल का भी, मतलब सीमेंट की बोरियाँ डालना, मसाला बनाना, ईटा-भट्टी में जाके वो ईटा ये करना, सब कुछ काम किया, सिर्फ़ शराब के लिए कर रहा था, कि मुझे 2 घूँट पीने को मिले तो मुझे एनर्जी आएगी तो मैं कुछ काम करूँ। ऐसे ही चलता गया दोस्तों, ऐसे ही चलता गया। आखिरी मोमेंट में जब मैं फिर से रिहैब में, मतलब उस दिन मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मरना ही चाहिए मुझे आज। मेरे पापा को मैंने बात करने के बाद मेरे पापा ने मुझे बोला कि आखिरी टाइम एक बार उस रिहैब में जा, और रिहैब में जाने के बाद उस सर ने मुझे, रिहैब में जाने से पहले भी वही शराब, मेरे भाई ने जो मुझे अकाउंट में पैसे भेजे थे उसको मैंने अंगूठा लगा कर वो आधार कार्ड से निकाल लिया था, और वही पैसे से शराब पीते-पीते दोस्तों वहाँ पे गिर पड़ा भट्टी के सामने, और शाम हो गई तब वहाँ से पैदल-पैदल लंगड़ते हुए, मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो लंगड़ते हुए मैं रिहैब तक गया। उस सर ने मुझे पूछताछ किया कि तू देख बुलाना था, तेरी 4 बार हो गई, ये 5वीं बार मेरे यहाँ पे तू आ रहा वापस। तेरे वजह से मेरी सेंटर की पूरी इमेज जा चुकी है बोले। तो खुद अच्छा नहीं रहता ना किसी को अच्छा रहने देता। इंसान बन के रहना है, कुछ सुधरना है, खुद में कुछ बदलाव करना है, तो ही आ जा। तो दोस्तों उस दिन मैं वहाँ पे गया, फिर उसके बाद में 2-3 दिन तक बहुत रेस्टलेस था मैं, बहुत ही खुद की चिढ़ आ रही थी, यार मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा? कुछ नहीं कर सकता। इसके पहले जो मेरे डॉक्यूमेंट्स, बैग वो सब चोरी हो गए थे, वही सर ने मुझे उठा के लाके वो डाले थे। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया मैं दोस्तों, क्योंकि मुझे शराब से दूरी चाहिए नहीं थी, क्योंकि मुझे इतनी खुन्नस थी मेरे घरवाले की कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है, बस शराब ही पीना है और मर जाना है एक दिन, मेरा यही विश्वास था बस। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऑनलाइन की मीटिंग में आने के बाद में जो चमत्कार मेरे साथ में हुआ कि मैं मुझे कभी नहीं लगा कि मैं शराब से दूर हो सकता हूँ या शराब से मैं दूरी पा सकता हूँ। इतने सारे कर्मकांड करने के बाद में एक ही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए बचा था। मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में सुना बहुत था, लेकिन कभी गया नहीं था। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था, जहाँ पे वहाँ से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग बहुत दूर थी, और मैं रिहाब में बंद था तब। उन्होंने भी मुझे कभी अकेला छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि ये बाहर जाएँगे तो शराब ही पिएँगा। क्योंकि मेरा जीवन जब मैं अपनी मर्ज़ी से चलाता हूँ, तो ईश्वर मेरी मदद बिल्कुल नहीं करता है। जब मैं ईश्वर के हवाले अपने आप को करता हूँ, ये सारी बातें दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में धीरे-धीरे समझ में आ गई। कोर्ट कचेरियाँ चालू थी, डिवोर्स की केस कोर्ट में चालू थी, और मैं जब वहाँ पे कोर्ट के लिए जाता था, पैसे भरता था, वहाँ पे आने के बाद बच्ची से कभी मुलाकात होती नहीं होती थी। बीवी तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। ये सब होता गया, लेकिन आप भाइयों ने मुझे बताया कि आनंद तो आते रहना, ये दिन भी निकल जाएँगे। सही में जो विशेष मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, जो ससुर जी मेरे से बात भी नहीं करते थे, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और मेरे से बातचीत की, और मैंने भी उनको विश्वास दिलाया कि आज के बाद मैं जिस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ, तो उसके बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक-एक दिन के हिसाब से जो चल रहा हो, और पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ मैं ईश्वर पे अभी भरोसा कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे वहाँ पे बताया गया था कि फेथ इज़ डेड विदाउट वर्क। अगर मैं कितना भी पोपट-पंछी कर लूँ, अगर मैं एक्शन में नहीं लाऊँगा, तो ज़रूर एक ना एक दिन शराब मेरे अंदर मुझे पहले जैसा ही बना देने वाली है। तो यही एक विश्वास दोस्तों था, एल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग थी। अब भाइयों का जो मुझे प्यार मिला, इसी की वजह से यहाँ आने के बाद रुका दोस्तों, और परिवार वापस आ गया। परिवार वापस आने के बाद में नोक-झोंक शुरू थी, क्योंकि मेरे वाइफ को तो मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसको अल्कोहलिज़्म इज़ अ डिसीज़ ये भी नहीं मालूम था कि शराब पीना अपने आप में बीमारी। 4-5 महीने के बाद में फिर मैं मेरे साथ मीटिंग में आई। फिर उसने एल-एन-एम की मीटिंग जॉइन की, उसके बाद में उसको धीरे-धीरे समझ में आया
कि नहीं ये सही में एक बीमारी व्यक्ति है, तो इसको किस तरह से इसके साथ में रहना चाहिए और क्या इसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो एक-एक दिन के हिसाब से दोस्तों चमत्कार होते गया और मुझे एक हमारे वनी के मेंबर है, उन्होंने मुझे उनकी कंपनी में जॉब दिया। लेकिन तब तक मेरा ये उससे पहले कभी मेरे प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरा सोब्राइटी में एक्सीडेंट हो गया था, तो तब से मुझे वो एवीएन का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, तब से मैं नीचे बैठ नहीं सकता हूँ और बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आज सभी तकलीफों के बावजूद आज ज़िंदा हूँ दोस्तों, यही आज मेरी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर में, क्योंकि डॉक्टर बाबा सिंह साहब ने अगर ये संगत नहीं बनाई होती तो शायद आज मैं जीवित नहीं होता, क्योंकि ये संगत की वजह से आज 21 दिन के हिसाब से मेरे 3 साल मैं पूरा कर सका हूँ। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 3 साल, क्योंकि ये प्रोग्राम ही वन डे एट अ टाइम का 24 आवर्स का ये प्रोग्राम है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे साथ में क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरी चलती हुई सांस अचानक कब रुक जाएगी और कब मैं दम घुटने लगेगा और कब मैं मेरी शरीर से प्राण निकल जाएँगे। तो दोस्तों इसी यही एक फेलोशिप है, यही एक मेरे लिए मार्ग है, जो मैं यहाँ आने के बाद में मुझे एक शक्ति मिली, क्योंकि लैक ऑफ पावर इज़ आवर डायलेमा। तो शक्ति की कमी जो मेरी दुविधा थी सबसे बड़ी, यह मीटिंग में आने के बाद दोस्तों समझ में आया है। अगर ये फेलोशिप नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी सोबर रह सकता था। और आज भी दोस्तों जितने सारे मेरे अंदर में कैरेक्टर डिफिकल्ट भरे थे, बहुत बड़ी लस्ट, ये लस्ट का बहुत ही मेरा एक मेजर प्रॉब्लम था। बहुत ही लालची इंसान था मैं, झूठ बोलना बात-बात पर। तो ये सब बातें जो जब दोस्तों मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया था मैंने, 1.5 साल भी हो गया तो भी, उसके बाद में 20-21 महीने के बाद मैंने स्पॉन्सर लिया। उसके बाद में दोस्तों इनिशियल स्पॉन्सर, फिर स्पॉन्सर, फिर उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ में जब सब कुछ मैंने शेयर किया, मुझे शेयर करने से नहीं हो रहा था। मैंने सब जिन-जिन लोगों के मैंने दिल दुखाए थे, मेरे बहन के जो मुझे सगी बहन तो एक भी नहीं लगती थी। बहनों के घर में मैंने जाके तमाशा उनको नीचा दिखाया था, उनसे गाली-गलौज की थी। जिस जीजा ने मुझे घर से लात मार के 2-3 बार भगा दिया, वो जीजा ने मुझे अभी 6-7 महीने पहले माफ किया। तो ये सब सारी अमेंड्स करने के बाद में दोस्तों आज मन में कोई भी खोट नहीं रखता हूँ, कोई भी किसी के बारे में कोई खुन्नस नहीं है। आज जो भाइयों के प्रति इतनी खुन्नस थी, ये मतलब मैं तो खुद मरना चाहता था, उनकी मरने की दुआएँ करता था। साला ये मरने के बाद सब कुछ मुझे मिल जाएगा ऐसा-वैसा, लेकिन आज वही भाई, आज मेरे दोनों भाई आज मेरे साथ हैं। मुझे कभी भी कुछ भी मेरे प्रॉब्लम आया तो मैं उनसे शेयर करता हूँ, मदद करते हैं। हम एक-दूसरे को लेकर चल रहे हैं, आज परिवार को लेकर चलते हैं। आज माँ-पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, आज उनकी कमी तो मैं कभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिस पिताजी के ऊपर मैं ब्लेम करता था कि जिस पिताजी की वजह से मेरे घर में शराब आई और इस पिताजी ने हमारे घर की वाट लगा दी, मेरी वाट लगा दी। एक अच्छा खासा लड़का था जो पीएमटी में एंट्रेंस में कुछ मार्क्स की वजह से आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो ये सारी चीज़ें अब मेरे साथ में हुई। लेकिन मीटिंग्स में इस फेलोशिप में आने के बाद जब मुझे अपने अंदर में झाँकने का मौका मिला, मुझे बताया गया कि तू पहले अपने बारे में सोच, अपनी खुद की इन्वेंटरी ले, खुद का आत्मचिंतन कर। जब तक तू खुद के डिफेक्ट्स नहीं निकालेगा, खुद के बारे में जब तक नहीं सोचेगा, तो ये मद्यमुक्ति, ये शराब से दूरी तेरे लिए कोई काम की नहीं। फिर से कभी भी, कभी ना कभी तेरे जीवन में शराब का ये जहरीला घोट आ सकता है। दोस्तों मैंने धीरे-धीरे काम करना शुरू किया सेवा की मदद से, जिस भाइयों को मैसेज देना है उनसे मैसेज। आज एक यूज़फुल लाइफ़ क्या होती है मेरी, रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी क्या होती है, आज मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों। एक-एक दिन के हिसाब से आज पारिवारिक जो मेरा माहौल रहता है, उस माहौल में आज मैं जब भी रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जो वही बीवी है, वही बच्ची है, आज उनसे घुल-मिल के रहता हूँ। शुरुआत में नहीं हुआ दोस्तों, उनको मैं बदलने की कोशिश कर रहा था। उनसे मैं चिड़चिड़ा हो जाता था, उनको बोलता था कि तू ऐसा कर, वैसा कर। लेकिन आज दोस्तों एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि वो भी जो कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से, उनके हिसाब से कर रहे हैं, मैं उनको नहीं बदल सकता। मुझे खुद को बदलना है, मुझे एडजस्ट करना है, तो ही मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो एक-एक दिन के हिसाब से आज मेरा दोस्तों यही चल रहा है और सबसे पहले यही बात है कि ये फेलोशिप मेरे लिए एक वरदान ईश्वरीय का दिया हुआ। अगर ये मैं फेलोशिप से मैं दूर जाता हूँ, फिज़िकल मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, अगर मैं फेलोशिप के आज मैं टच में हूँ, भाइयों से कनेक्ट में हूँ, तो ही मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ, नहीं तो फिर मुझे ड्राई डंकर बनने में कोई टाइम नहीं लगता। क्योंकि ये सब ग्रैंडियोसिटी, ये सब पिंक क्लाउड्स मुझ में आके चले गए 1.5-2 साल के मेरी सोसाइटी में, ये सब मैंने किया था। लेकिन आज धुएँ में उड़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, मेरे पैर मुझे आज ज़मीन पे रखना है। ये मेरे स्पॉन्सर मुझे हमेशा बोलते हैं, "तू पहले बिग बुक की उसकी पढ़ाई कर, बिग बुक को समझ ले, स्टेप वर्किंग में तू हमेशा डेली इन्वेंटरी ले अपनी। एक दिन, 1 बार, 2 बार स्टेप करने से तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है।
क्योंकि तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकालने के लिए तू भगवान से प्रार्थना कर। जो तेरे हाथ में है तू उतना तो अमेंड कर सकता है, लेकिन जो तेरे हाथ में नहीं है तो उसके लिए तो भगवान से मदद मांग। दोस्तों वही करते रहता हूँ, आप भाइयों के साथ रहता हूँ, क्योंकि आज तो मेरा जो भी खोया है मैंने आज वो वापस नहीं पा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक एक दिन के हिसाब से आज मैं जिंदा हूँ। और इस फेलोशिप ने मुझे जो दिया है उससे मुझे बांटना है, पासी काम करना है, क्योंकि यही एक जो आखिरी मेरे लिए स्टेशन बताया गया था। इतना सारा नैतिकता को मैंने सब कुछ खो देने के बाद में, जिस कदर से मैंने शराब के लिए सब कुछ मैंने खो दिया था, लेकिन आज उसको इस फेलोशिप में आने के बाद मेरा वापस सब कुछ नहीं आएगा मुझे पता है। लेकिन आज जिस भी परिस्थिति में अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपने परिवार का, अपने फेलोशिप का, अपने भाइयों का स्वीकार करता हूँ, और आज किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को बदल नहीं सकता। ये मुझे आज 101% पता लगा है कि मुझे बस अपने आप को बदलना है। जो भी मेरा ईगो था, ईगो डिप्रेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। आज कोई भी लस्ट नहीं रखता हूँ मन में, किसी के प्रति ऐसी खुन्नस नहीं आती। और यही एक जो हॉनेस्टी का जो मेरे लिए जो मार्ग बताया, जीवन जीने का जो एक मार्ग है, यही एक मार्ग दोस्तों मेरे लिए आज है कि आज सब कुछ अ, सही होते नजर आता है मुझे, क्योंकि आज उस हिसाब से मुझे कोशिश करनी पड़ती है। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मेरे लिए सहारा ऊपर पंछी करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और जब भी समय मिलता है तो बुक पढ़ता हूँ, भाइयों से बात करता हूँ। अभी एक भाई जिससे विपिन भाई ने बताया, पुनीत भाई से मैंने अभी तक 1:40 से मेरी उनसे बात होगी। बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने 10 10 मिनट में उनसे बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी सीखने को मिली। मैं तो उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, बस उनका एक मैसेज देखा था और उनसे मेरी बात होगी। तो मतलब देखो कि वो भाई कहाँ इंदौर में है, मैं कहाँ इधर मनी में। लेकिन देखो जो बॉन्डिंग बनती है हमारी, एक जो लैंग्वेज ऑफ हार्ट बोलते हैं, जो बॉन्डिंग हमारे बीच आज इस फेलोशिप में बनी है, तो यही एक दोस्तों एक मिरेकल से मेरे लिए बहुत सारे मिरेकल आज हो रहे हैं। इसी का ये फेलोशिप का नतीजा है दोस्तों, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर आज अब भाई ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, सहयोग नहीं दिया होता, और मुझे नहीं बोला होता क्या नाम था तू आते रहे, सब कुछ तेरे साथ सही होने वाला है, तो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ में जब दोस्तों मैं इस प्रोग्राम पे चलता हूँ तो भगवान भी मुझे बहुत कुछ देता है। आज कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। समस्याएं तो रोज आती है, रोज जाती है, लेकिन आज मैं घबराता नहीं, क्योंकि मेरे साथ में ये भगवान का आशीर्वाद है, फेलोशिप की मदद है, मार्गदर्शन है मेरे स्पॉन्सर का। तो आज दोस्तों कितना भी ये आ गया तो भी आज मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि बीच में भी कभी कभी नहीं इतना नर्वस हो गया था बीच में कि 1 2 महीने पहले मुझे सुसाइड का थॉट भी आया था कि साला मतलब मैं शराब से दूर हूँ, अच्छा खासा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना मतलब फिर भी अंधेरा है। मतलब मैं थोड़ा बच्ची बच्ची को लेकर परेशान था, उसको फिर उसके लिए मैंने स्पॉन्सर से बात की, भगवान से प्रार्थना की। वो बच्ची आज खुशहाल रहती है, मेरे से बात करती है अच्छी तरह से, शेयर करती है। तो यही एक चमत्कार दिया डे बाय डे जब मेरे साथ होता है दोस्तों। तो आज मुझे वो परम पिता परमेश्वर का जितना भी मैं चाहे आभार मानो, जितना भी दिल से ग्रेटिट्यूड शेयर करूँ तो उसका मेरे लिए कम है दोस्तों। आज एक अच्छा सिटीजन अगेन, मुझे अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक पिता कैसे बनना है, एक बाप कैसे बनना है, ये दोस्तों आज मुझे समझ में आया है। आज जो मैं नम्रता से बोलने की कोशिश करता हूँ, आज गुस्सा मुझे बहुत बहुत कम आता है, आया तो भी उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन पहले अच्छा नहीं करता ना। उस समय कुछ भी कर देना, कुछ चीजें फोड़ना, फिक्का करना, ये सारी चीजें करता था दोस्तों, लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम ने, इस फेलोशिप ने बताया कि अनंता तुझे एक एक दिन के हिसाब से तुझे अपने इन्वेंटरी लेते जाना है, तब तक तू जिंदा है, क्योंकि ये डिसीज ही ऐसा है, ये बहुत ही चतुर चालाक और मायावी डिसीज है, कब मुझे अपने चपेट में ले लेगा और कब मैं फिर से अपनी पुरानी राह में चले जाऊंगा, फिर कब कब मेरे हाथ में कटोरा आएगा जिस शराब के लिए मैं 5 5 10 10 रुपए के लिए भीख मांगता था। आज दोस्तों को नौबत में मेरे साथ में नहीं आनी चाहिए, और मुझे एक सुंदर और अच्छा जीवन जीना चाहिए, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। और जो भी मुझे मिला है उसे बांटने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही मुझे आज जिंदगी का मकसद बुरा है। और जिस भाई से मैं बातचीत करता हूँ, उनकी मैं मदद कर सकता हूँ, जो भी मुझसे बनता है वो करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए बोल सकता हूँ दोस्तों कि आज शराब से दूर हूँ और एक अच्छा आनंदी जीवन जीने का मेरा प्रयास शुरू है, और दोस्तों हमेशा एक दिन के हिसाब से शुरू रहेगा। फिर से एक बार होप पाइनर और स्नेहल ग्रुप का मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, संदीप भाई का आभारी हूँ। आप भाइयों ने मुझे इतने समय तक बहुत ही शांति से सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बोलने से मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकले हो दोस्तों, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, और यही अपनी शेयरिंग को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।